इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल की बैठक की है और सभी मंत्रियों को सिर्फ एक बात कही है, पॉलिटिक्स नहीं होगी। केंद्र, राज्य और देश के 137 करोड़ लोग मिलकर काम करेंगे। 100 साल में पहली बार ऐसी महामारी आई है, सबको मिलकर ही लड़ना होगा। अब से कुछ देर पहले रक्षा मंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स दे दी गई हैं। इसका मतलब यह हुआ, जैसे युद्ध काल में सेना टैंक खरीदती है, उसी तरह कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सेना रातों रात अस्पताल खड़ा कर सकती है। दूसरी ओर ऑक्सीजन की कमी पूरा करने के लिए इंडियन नेवी ने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने 15,000 करोड़ रुपए राज्यों को देने का फैसला किया है। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। पीएम ऑफिस से लेकर सीएम ऑफिस तक इस वक्त कैसी हलचल है, क्या क्या हो रहा है, इसकी पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। ये वन सेना सेंचुरी क्राइसिस है, यानी 100 साल में पहली बार ऐसी महामारी आई है। मोदी टीम इंडिया वाली अप्रोच के साथ इस चैलेंज का सामना कर रहे हैं। मोदी ने शुक्रवार को एक बहुत जरूरी मीटिंग की है, बहुत बड़ी बातें कही हैं। पूरी डिटेल आपको आगे देंगे। पहले मोदी के मिशन सेव इंडिया का असर देखिए। अमेरिकी वायुसेना के C-5M सुपर गैलेक्सी और C-17 ग्लोब मास्टर 3 ने यूएस एयरफोर्स के ट्रेविस एयरफोर्स बेस से टेक ऑफ किया और इन दोनों के इमरजेंसी लैंडिंग की लोकेशन थी दिल्ली। अमेरिकी वायुसेना के ये दोनों एयरक्राफ्ट्स ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन रेगुलेटर्स, रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स, N95 मास्क, पल्स ऑक्सीमीटर की सप्लाई लेकर भारत आए हैं। मगर अमेरिका से आई पहली शिपमेंट में एक सबसे जरूरी चीज है, वो रॉ मटेरियल जिनका इस्तेमाल वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए होना है। जबकि एक और एयरक्राफ्ट ट्रेविस एयरफोर्स बेस से तीसरा शिपमेंट लेकर भी भारत आने वाला है। तीसरे एयरक्राफ्ट में पीपीई किट, ऑक्सीजन, टेस्ट किट, मास्क के साथ कई दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट्स लदे होंगे। कल तक अमेरिका फर्स्ट बोलने वाला बाइडेन प्रशासन अब 24 घंटे भारत से बात कर रहा है। बाइडेन और मोदी के फोन कॉल के बाद हालात बदले हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने बताया है कि बाइडेन प्रशासन कोरोना का कहर झेल रहे भारत के साथ उनकी प्राथमिकताओं पर नॉन स्टॉप सलाह दे रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया का फोकस इंडिया पर है। मोदी पर्सनली एक एक डेवलपमेंट मॉनिटर कर रहे हैं। कुछ घंटों पहले ही रूस ने जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट्स की सप्लाई की है और अब ये लगभग कंफर्म हो गया है कि मई के पहले हफ्ते में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी भारत पहुंच जाएगी। पहली खेप में 1.5 लाख से 2 लाख वैक्सीन की डोज भारत आएगी, जबकि जून तक रूस की तरफ से भारत को 50 लाख वैक्सीन की डोज मिल जाएगी। रूस में भारत के राजदूत डीपी वेंकटेश वर्मा ने भी यह खबर दी है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन कोरोना के डबल म्यूटेंट को रोकने में कारगर साबित हो सकती है। Yes, we are confident as regards your second question. We are confident. I have already referred to the fact. हाँ, हम इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। स्पुतनिक वी वैक्सीन भारत में चल रहे म्यूटेंट्स को रोकने में कारगर है। हमें उम्मीद है कि 1.5 से 2 लाख वैक्सीन मई की शुरुआत में उपलब्ध हो जाएगी। मई के बीच और अंत में वैक्सीन की संख्या बढ़ेगी। मई खत्म होते होते स्पुतनिक वी वैक्सीन की 30 लाख डोज भारत को मिल जाएगी। जून आते आते 50 लाख वैक्सीन आ जाएगी और जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा ये संख्या करोड़ में पहुंच जाएगी। 5 million in June, 10 and correspondingly we wish to take this forward. सिर्फ अमेरिका और रूस से ही नहीं, कोरोना के संकट काल में भारत को वर्ल्ड वाइड सपोर्ट मिल रहा है। यूएई से स्पेशल कार्गो प्लेन की मदद से 157 वेंटिलेटर्स, 480 बीआई पैप और दूसरी मेडिकल सप्लाईज भी भेजी गई हैं। भारतीय वायुसेना बैंकॉक के लिए नॉन स्टॉप उड़ान भर रही है। कुछ घंटों पहले की तस्वीरें देखिए। बैंकॉक के पानागढ़ एयरबेस पर 3 और ऑक्सीजन कंटेनर्स लाए गए हैं। कुछ घंटों पहले ही बैंकॉक से ही ऑक्सीजन टैंकर्स भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट में गुजरात के जामनगर पहुंचाए गए हैं। भारत को ये सारे टैंक्स यूएई, थाईलैंड और सिंगापुर से मिल रहे हैं। इसके लिए वायुसेना लगातार उड़ान भर रही है।
रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी बड़ी खबर है। भारत, अमेरिका और इजिप्ट से 4.5 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगाने वाला है। अमेरिकी फार्मा कंपनी जाइलेड अगले 1 से 2 दिनों के भीतर रेमडेसिविर इंजेक्शन की 75,000 से 1 लाख वायल्स भेज सकता है। मुश्किल की घड़ी है और कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच शुक्रवार को मोदी ने एक बार फिर मोर्चा संभाला। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की मीटिंग बुलाई, कोरोना से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों और उपायों की चर्चा की। 3 घंटों तक मोदी का मंथन चलता रहा और इस मैराथन मीटिंग में से कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आई। मोदी ने सबकी जिम्मेदारी फिक्स कर दी है। कोरोना के खिलाफ इस नई लड़ाई में भारत सरकार का अप्रोच है टीम इंडिया, जिसमें केंद्र की भी अपनी भूमिका है, राज्य सरकारों का भी अपना रोल है और देश के लोगों की भी अपनी जिम्मेदारी है। फिलहाल सरकार के सारे हाथ एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तत्काल एक्शन लिए जा रहे हैं ताकि स्थिति काबू में रहे। मगर शुक्रवार को मोदी ने क्लियर मैसेज दिया है। हर मंत्री को सीधा निर्देश है, अपने क्षेत्र के लोगों से डायरेक्ट टच में रहे, सबकी मदद की जाए और समय समय पर सबकी राय भी ली जाए। यह सब कुछ एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। सबके टास्क पहले से फिक्स हैं और उस दिशा में तेजी से काम भी हो रहा है। मसलन भारतीय रेलवे की दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंच गई है। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन से भरी एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहले ओडिशा के अंगुल से निकली और फिर राउरकेला होते हुए हरियाणा के फरीदाबाद के रास्ते में है। देश भर के स्टील प्लांट्स गुरुवार तक पूरे देश को 3,390 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई कर चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय सभी राज्यों के साथ मिलकर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी और सप्लाई चेन पर काम कर रहा है। 23 राज्यों को अभी तक 8,593 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन अलॉट किए जा चुके हैं और कोशिश की जा रही है कि जगह जगह सप्लाई चेन को पहले से कहीं ज्यादा और मजबूत किया जाए। इसके लिए और क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, कौन सी नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, शुक्रवार को इसका ब्यौरा दिया गृह मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी ने। एक तो नए ऑक्सीजन के प्लांट शुरू किए गए हैं और जो पुराने हमारे ऑक्सीजन के प्लांट्स थे उनकी भी जो डेली प्रोडक्शन था उसको अथक प्रयास से बढ़ाया जा रहा है और इसमें सभी के सहयोग से काफी अच्छा हमको परिणाम मिल रहे हैं। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल गैस मैन्युफैक्चरर्स थे उनको भी ये परमिशन दी गई है कि वो मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकें। स्टील प्लांट्स में जो प्रोडक्शन था उसमें एक उनके प्रोडक्शन की एक बाई प्रोडक्ट होती है लिक्विड ऑक्सीजन, तो उन्होंने उसको भी अपना बहुत प्रयास करके काफी बढ़ाया है और पिछले कई महीनों में इसका प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ा है। कोविड हॉस्पिटल्स एक अलग तरह के जंबो कंटेनर बेस्ड कोविड हॉस्पिटल्स भी सेटअप किए जा रहे हैं जिसको में गैसियस ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्यतः हम लोग जब बात करते हैं तो हम लिक्विड ऑक्सीजन की बात करते हैं और यहाँ पर ये एक प्रयोग हो रहा है क्योंकि ये जो यूनिट थे इंडस्ट्रियल, चूंकि ये ज्यादातर गैसियस ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस करते हैं तो उसका उपयोग करने के लिए उन्हीं प्लांट्स के पास में ये जंबो कंटेनर बेस्ड कोविड हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं जिससे कि हमारे ऑक्सीजन बेड्स की क्षमता में अधिक वृद्धि की जा सके। भारतीय वायुसेना ने भी इस लड़ाई में जमीन आसमान एक कर रखा है। देश के भीतर और देश के बाहर इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए नॉन स्टॉप सॉर्टीज कर रहे हैं। गुरुवार रात लखनऊ में वायुसेना का एक IL-76 एयरक्राफ्ट कोविड हॉस्पिटल के सेटअप में इस्तेमाल की जाने वाली सप्लाई लेकर पहुंचा। 29 अप्रैल 2021 तक भारतीय वायुसेना विदेशों में 23 सॉर्टीज कर चुकी है और विदेशों से अब तक 670 मीट्रिक टन की कैपेसिटी वाले 39 ऑक्सीजन कंटेनर्स लेकर भारत में लैंड कर चुकी है। रही बात देश के भीतर उड़ान भरने की, तो इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट देश के भीतर 29 अप्रैल तक 124 सॉर्टीज कर चुके हैं। इस दौरान वायुसेना के एयरक्राफ्ट ने 1798 मीट्रिक टन की कैपेसिटी वाले 87 कंटेनर्स को एयरलिफ्ट किया। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना के खिलाफ फाइनल लड़ाई में और तेजी लाने के लिए भारतीय सेना को ताकत प्रदान की है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल प्रोविजन के तहत इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स ग्रांट कर दिए हैं। इसका फायदा यह होगा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारतीय सेना के फॉर्मेशन कमांडर्स को क्वारंटीन फैसिलिटी बनाने, उन्हें ऑपरेट करने, हॉस्पिटल चलाने, किसी चीज के प्रोक्योरमेंट, इक्विपमेंट की रिपेयरिंग जैसी चीजों की ताकत मिल जाएगी। जितनी तेजी से एक्शन होगा उतनी तेजी से कोरोना के सेकंड वेव को रोक पाने वाला रिएक्शन होगा। इस दिशा में एक और इंपॉर्टेंट फैसला हुआ है। DGFT यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने विदेशों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद को एक गिफ्ट के तौर पर छूट दे दी है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप विदेशों से कुरियर के जरिए ई-कॉमर्स पोर्टल्स के जरिए अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ई शॉपिंग करते हैं तो आपको कस्टम में छूट मिलेगी और इस खरीद को 31 जुलाई 2021 तक गिफ्ट के तौर पर देखा जाएगा। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। भारत सरकार अपने स्तर पर हर संभव कोशिश कर रही है। मोदी की शुक्रवार वाली मीटिंग्स में हॉस्पिटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की सुविधा, ऑक्सीजन की स्टोरेज, उसके ट्रांसपोर्ट और वैक्सीन की उपलब्धता, इन सारी चीजों पर मंथन हुआ। मोदी को छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिटेल दी गई और इस दौरान मोदी का मैसेज सबके लिए क्लियर था। चूक की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। असर ग्राउंड जीरो पर देखा। योगी आदित्यनाथ कोरोना नेगेटिव होते ही मिशन सेव इंडिया के लिए निकल पड़े और लखनऊ में रिकॉर्ड समय में तैयार किए गए DRDO के हॉस्पिटल में पहुंचे। कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में हैं और अब वो ग्राउंड जीरो पर उतर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठीक होने के बाद सबसे पहले पहुंचे हैं DRDO के अस्पताल में और DRDO के अस्पताल का वो निरीक्षण करेंगे, जायजा करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो तैयारियां हो रही हैं उन तैयारियों को लेकर के अधिकारियों के साथ, स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ, उत्तर प्रदेश के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन सब से बातचीत करेंगे कि कितना जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो ऑपरेशन है उसकी शुरुआत हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय पहुंचे हुए हैं DRDO के अस्पताल में। 400 बेड का ये अस्पताल है जहां पर वेंटिलेटर्स 150 के करीब हैं और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री यहां खुद पहुंचे हुए हैं ताकि सभी लोगों के साथ वो अपडेट्स ले सकें, कितना जल्दी से जल्दी DRDO का ये बहुपरीक्षित अस्पताल शुरू हो सके। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं सीनियर ऑफिसर्स के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना निगेटिव होने के बाद सबसे पहले पहुंचे हैं DRDO के अस्पताल में, जिस अस्थायी अस्पताल को DRDO ने पूरी तरीके से लगभग तैयार कर लिया है। जल्दी ये लोगों की सुविधाओं के लिए शुरू हो जाएगा। 500 बेड का ये अस्पताल है जिसमें 150 वेंटिलेटर पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि जो वेंटिलेटर और ICU बेड्स की सबसे ज्यादा डिमांड न सिर्फ लखनऊ में है बल्कि पूरे देश में है, वो सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस DRDO ने बेहद कम समय में इस पूरे अस्पताल को तैयार कर लिया है। जल्दी यहाँ पर शुरुआत होगी और हमारे साथ जो DRDO की पूरी टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। उनसे बात करते हुए जानते हैं कि किस तरीके की तैयारियां की गई हैं। सर, तैयारियां किस तरीके से की गई हैं, इनकी स्पेसिफिकेशंस हम लोग को बता दें। एक तो ये जो है हमारा 7 से लेकर 8 दिन में तैयार हो गया है, तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए चुनौती थी कि कम समय में इसको तैयार किया गया है। विदिन 1 वीक तो हमने कर लिया है। और चुनौतियाँ क्या है कि चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो टाइम पे हमें मिलती रहे तो अच्छे से ही रन करेगा। जिस तरीके से सुपर स्पेशलिटी को लेकर के हर एक चीज़, SpO2 कितना होता है और इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम कितना है, टेम्परेचर कितना है, तमाम तरीके की जो सुविधाएं होती हैं जो नापने में बेहद अहम होती है वो जानना बेहद महत्वपूर्ण होता है। सर कुछ बता रहे हैं जी। मॉनिटर, दिस इज वेंटिलेटर, दिस इज ICU बेड एंड दिस इज ए मॉनिटर। इस पर हम मॉनिटर कर लेंगे कि कैसे पेशेंट की क्या चीज़ें चल रही हैं। हाँ, उसके अलावा हम इस पे जैसे आपका ब्लड प्रेशर है, पल्स रेट है, तो ऑल दोस इक्विपमेंट भी इसमें साथ में लगे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें मॉनिटर होंगी। बाद में इनको हम दूसरी चीज़ों से भी कनेक्ट करके और भी फीचर्स इसको यूज कर सकते हैं। इस जंग को जीतना है तो सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दुनिया के सुपर पावर्स भारत की मदद कर रहे हैं। अब तक 40 देश इस क्राइसिस से निपटने के लिए भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। अब तक 8 देश भारत में मेडिकल सप्लाई भेज चुके हैं। ब्रिटेन से 3 फ्लाइट्स आ चुकी हैं। अमेरिका से 2 फ्लाइट्स लैंड कर चुकी हैं। मॉरिशस, सिंगापुर, रूस, UAE, आयरलैंड और रोमानिया की एक फ्लाइट भारत में लैंड कर चुकी है। UAE, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब ने सबसे ज्यादा मदद की है।
यूएई का स्पेशल कार्गो प्लेन वेंटिलेटर्स और दूसरी सप्लाई के साथ लैंड करने वाला है। यूएई समंदर के रास्ते 140 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन भी भेज रहा है। यानी विदेशों से जान बचाने वाले मेडिकल इक्विपमेंट तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ लगातार नॉन स्टॉप मैसेजेस भी आ रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति ने भी मोदी को चिट्ठी लिखकर अपनी संवेदना जताई है, मदद की बात कही है। इस लड़ाई को भारत अकेले नहीं लड़ रहा, सब मिलकर लड़ रहे हैं और जीत तभी हासिल होगी जब पूरा देश मिलकर इस चुनौती का सामना करेगा। इस बीच तीसरे फेज के वैक्सीनेशन के लिए करीब 3-3 लाख डोज कई राज्यों को मिलने वाली हैं। गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान समेत कई स्टेट्स को अगले 2 दिनों में यह वैक्सीन मिलेगी। इनमें ज्यादातर वैक्सीन कोविशील्ड ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कल से ही वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। अभी इसमें 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। ऐसे में कल से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन को लेकर आपको क्या करना है, वो आप इस रिपोर्ट में देखकर समझ सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए करीब 3.5 करोड़ लोग रजिस्टर कर चुके हैं, लेकिन देश वैक्सीनेशन के लिए कितना रेडी है? कल कहां कितना वैक्सीनेशन होगा, कहां नहीं होगा, आपकी बारी कब आएगी, इसे समझने के लिए इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिए। वैक्सीनेशन के लिए लाइन लगाना मना है, सिर्फ अपने मोबाइल पर अपडेट देखते रहिए। जब आपका नंबर आएगा तभी वैक्सीन सेंटर पर पहुंचना है, भीड़ नहीं लगानी है। सबसे पहले दिल्ली वाले ये जान लें कि उनके शहर में वैक्सीनेशन का स्टेटस क्या है। अभी तक वैक्सीन हमारे पास पहुंची नहीं है। हम लगातार कंपनी के टच में हैं। हमें उम्मीद है कि कल या परसों तक वैक्सीन आ जाएगी, उन्होंने भरोसा दिलाया है। आप सब लोगों से निवेदन है कि अभी कल आप सेंटरों पे लाइन में मत लगिएगा। मध्य प्रदेश में भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड के लिए ऑर्डर दिया जा चुका है, लेकिन 1 मई से यहां भी वैक्सीनेशन मुमकिन नहीं है। अभी तक मध्य प्रदेश के पास इतना स्टॉक नहीं है, इसलिए भोपाल, इंदौर, छिंदवाड़ा जैसे मध्य प्रदेश के सभी शहरों के लोग जरूर जाने कि उनको क्या करना है। दोनों कंपनियों से संपर्क करने के बाद यह पता चला है कि 1 तारीख को वो हमें वैक्सीन के डोजेज दे नहीं पाएंगी और इसलिए 1 मई से वैक्सीनेशन का यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश में प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी वैक्सीनेशन में देरी होगी। 1 मई से टीके नहीं लगेंगे। दोनों राज्यों के पास अभी वैक्सीन नहीं है। जम्मू कश्मीर में 20 मई के आसपास वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। बिहार के पास भी वैक्सीन अभी नहीं है, वहां मई के दूसरे हफ्ते से वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। गोवा भी वैक्सीनेशन के लिए अभी तैयार नहीं है। पंजाब में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। गाइडेंस टूल जो हमने जारी किए हैं, जो हम स्टेट को हैंड होल्ड कर रहे हैं, हमें लगता है कि कल से वैक्सीनेशन प्रोग्राम जैसे कि डिजाइन किया गया वैसे ही शुरू होगा और धीरे धीरे, जैसे अगर आप देखें 16 जनवरी को जब देश में वैक्सीनेशन लॉन्च किया गया तो लिमिटेड सेंटर्स थे, धीरे धीरे वो सेंटर्स बढ़ते रहे। तो इसी तरीके से यह प्रोग्राम भी धीरे धीरे स्टेबलाइज हो जाएगा इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्राइवेट सेक्टर, इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट एंड द वैक्सीन मैन्युफैक्चरर। उत्तर प्रदेश, जहां दिल्ली की तरह ऑक्सीजन क्राइसिस बहुत ज्यादा है, वहां 7 बड़े शहरों से वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। इसमें लखनऊ, कानपुर सिटी, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली शामिल हैं। गुजरात को कोविशील्ड की 2 करोड़ डोज मिलेगी, जबकि कोवैक्सीन की 50 लाख डोज मिलेगी। लेकिन वैक्सीनेशन अभी सिर्फ 10 सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शुरू किया जाएगा। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर, जूनागढ़, जामनगर, कच्छ, મહેસાણા, ભરૂચ। જે લોકોએ રજીસ્ટ્રેશન કર્યું હશે એમને, जिन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है उनको एसएमएस आएगा कि उन्हें किस समय पर वैक्सीन के लिए आना है। जिन लोगों को यह मैसेज आएगा सिर्फ वही वैक्सीन सेंटर पहुंचे। એવો એસએમએસ જેમને પ્રાપ્ત થશે એમને જ આ વેક્સિન લેવા જવાનું રહેશે। गुजरात को पहले 3 लाख डोज मिल रही है और मई महीने में गुजरात को 11 लाख डोज मिलेंगी। उधर हिमाचल प्रदेश में हर हफ्ते 5 लाख डोज की जरूरत है, लेकिन अभी वैक्सीनेशन का शेड्यूल तय नहीं हुआ है। शेड्यूल देंगे और उस शेड्यूल के मुताबिक ही वैक्सीन का अभियान शुरू होगा।
ऐसा नहीं है कि वैक्सीन का अभियान खुला जितना मर्जी जहां मर्जी आ जाएंगे, तो वो मुझे लगता है कि क्योस होगा। इसको रेगुलेट करेंगे। हिमाचल सरकार के पास अभी 500 वैक्सीनेशन सेंटर हैं और इसे बढ़ाकर 1000 करने की तैयारी है। महाराष्ट्र, जहां जंबो वैक्सीनेशन सेंटर से लोग खाली लौट रहे हैं, वहां उद्धव सरकार का दावा है कि वो रोज 8 लाख लोगों को वैक्सीन दे सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जब तक 5 दिन का स्टॉक नहीं होगा, वैक्सीनेशन करना मुश्किल है। अभी महाराष्ट्र को 25 से 30 लाख डोज की जरूरत है। दुनिया में 70 देशों को टीका बांटने का काम किया मोदी जी ने। हमें लगता है कोविड को लेके नियोजन का अभाव है। लगातार कोई ऐलान करने से पहले उस पर चर्चा नहीं होती, तैयारी नहीं की जाती। कल से टीकाकरण का ऐलान कर दिया है, टीका है नहीं, लगेगा कहाँ से, ये मोदी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वह सारी की सारी गवर्नमेंट्स वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से भी कोऑर्डिनेट कर रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको रिक्वायर्ड सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है। कल ही पूरे डिटेल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हर स्टेट के साथ की गई। उससे पहले भी ऑलमोस्ट ऑन ए डेली बेसिस पिछले कुछ दिनों से की जा रही है, जिसका एक ही पर्पज है कि स्टेट्स को कैसे ओरिएंट किया जाए कि वह इस एडिशनैलिटी का इस्तेमाल करके वाइडर सेट ऑफ पॉपुलेशन को कवर कर सके। वैसे अब ड्रोन से भी वैक्सीन सप्लाई करने की तैयारी हो रही है। केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने तेलंगाना सरकार को एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसकी मंजूरी भी दे दी है। ये ट्रायल कामयाब रहा तो वैक्सीनेशन की सप्लाई तेजी से की जा सकती है। देश में अभी 3000 से ज्यादा लोगों की जान रोज जा रही है। ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर पूरे देश में एक पैनिक सा है। लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन उन्हें मिल जाए। आज प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के बीच जब वर्चुअल बैठक हुई तो यह क्यों कहा गया कि 100 साल बाद ऐसी महामारी आई है जिससे हमें और मजबूती से लड़ना होगा। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश में 31,70,228 एक्टिव मरीज हैं। कोरोना से अब तक भारत के 2,08,952 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां लोग डरे हुए नहीं हैं। घर में लोग सहमे बैठे हुए हैं। उनको इस वक्त सही गाइडेंस की जरूरत है जो डॉक्टर्स ही दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाना इस वक्त आसान नहीं है। इसलिए आपके मन में जो भी सवाल हैं वो हमने बहुत ही अनुभवी डॉक्टर्स से पूछे। इस रिपोर्ट में वो पूरी जानकारी है जो इस वक्त आप सब जानना चाहते हैं। अभी जिनके वैक्सीनेशन में वक्त है उनको क्या करना है? अगर किसी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है लेकिन लक्षण बने हुए हैं, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। कुछ बातों का ध्यान रखना है। घर पर रहते हुए कुछ पैरामीटर हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। जिंदगी पर संकट कम किया जा सकता है। बस कुछ सवाल देखिए और डॉक्टर से उनके जवाब जानिए। पहला सवाल, कोरोना रिपोर्ट आने में वक्त है तो उस दौरान कौन सी दवाई खानी चाहिए? जो हम आम सिम्टम देखते हैं कोविड में, वो बुखार है, जुकाम, नज़ला, गले में खराश, खांसी, उसकी जो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो करना ज़रूरी है। चाहे बुखार के लिए आप पैरासीटामोल ले लो, एंटी एलर्जिक ले सकते हैं जुकाम के लिए, और खांसी के लिए कोई भी कफ सिरप ले सकते हैं। साथ में नमक के गरारे और स्टीम जो है, भाप जो है वो ले सकते हैं दिन में 2 दफ़ा। इससे भी कई मरीजों को आराम मिलता है। अगर आपका बुखार जो है वो पैरासीटामोल जो हम कहते हैं कि आप 650 मिलीग्राम दिन में 4 दफ़ा ले सकते हैं, उससे कम नहीं हो रहा है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और आप दूसरी कोई दवाई जिससे बुखार कम हो सकता है, जिनको हम कहते हैं नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे नेप्रोक्सोन है या इब्यूजेसिक है, उस टाइप की दवाई भी ले सकते हो जिससे आपका बुखार कम हो जाए। क्योंकि कई मरीज ऐसे हैं तो ये कहते हैं कि पैरासीटामोल से उनका बुखार नीचे नहीं आ रहा, अभी भी 101, 102 पे है, तो तब अपने डॉक्टर से संपर्क करके दवाई थोड़ी चेंज कर सकते हैं। जो कोरोना से संक्रमित हैं और अपना टेम्परेचर और ऑक्सीमेट्री से सैचुरेशन नाप रहे हैं, उनको यही देखना है कि अगर 100 से ऊपर टेम्परेचर हो तो क्रोसिन या पैरासीटामोल लेना जरूरी है। 500 या 650 मिलीग्राम दिन में 3 बार तक लिया जा सकता है। 2 स्टडीज आई हैं, अच्छी ट्रायल्स आई हैं, जिन्होंने दिखाया कि अगर हम इनहेलर एक यूज करें जिसमें एक दवाई ब्यूटिसोनाइड जो है वो लें तो उससे भी कुछ हद तक आराम मिल जाता है। और ये इसका डोज 800 माइक्रोग्राम दिन में 2 दफ़ा है और ये 5 से 7 दिन 10 दिन तक भी ले सकते हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके बुखार या खांसी जो है 5 दिन से ज़्यादा हो गए और वो ठीक नहीं हो रही, तो ये जो दवाई है ये इनहेल्ड स्टेरॉइड्स है, ये फेफड़े में जाके आराम देते हैं और इसमें काफ़ी अच्छा डेटा है। रेमडेसिविर जो है वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही लेनी चाहिए। उस दवाई के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, उसके अपने इंडिकेशन है, इसलिए वो घर पे बिल्कुल इंडिकेटेड नहीं है।
और इसलिए मैं यही फिर से कहना चाहूँगा, लास्ट टाइम भी ये कहा था कि रेमडेसिविर जो है वो होम बेस के लिए, होम आइसोलेशन माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल उसका कोई फायदा नहीं है, उससे नुकसान भी हो जाता है। बहुत से लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, लेकिन लक्षण बने हुए हैं। ऐसे में खतरा है कि देर ना हो जाए। सिटी स्कैन एक तरह से जिस्म के अंदर की मैपिंग है, जिससे फेफड़ों की सही हालत पता चल जाती है। इसलिए दूसरा सवाल, रिपोर्ट नेगेटिव है तो सिटी स्कैन का फैसला कब लेना चाहिए? कि आरटीपीसीआर कई बार नेगेटिव आती है क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी 70% ही है, और हमने ये वेव में पर्टिकुलर देखा है कि ये वेव का जो स्ट्रेन है इसमें काफी बार सीटी स्कैन पे हम पिकअप करते हैं। तो नॉर्मली हम तीसरे से 5वें दिन पे HRCT जो होते हैं, हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन, वो कर लेते हैं और उसमें पकड़ में आ जाता है कि कोविड है कि नहीं। सीटी स्कैन की सेंसिटिविटी 85% है, 85% है, और हमारी जो आरटीपीसीआर की टेस्ट है उसकी जो सेंसिटिविटी है 70% है। तो सीटी स्कैन में ज्यादा पिकअप होने का सहूलियत है, लेकिन पहले दिन पे सीटी स्कैन नहीं करना चाहिए। सिटी स्कैन के अलावा डॉक्टर डी डिमर टेस्ट और सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट कराने की सलाह भी दे सकते हैं, इसलिए इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। तीसरा सवाल, अस्पताल कब जाना है? इसका फैसला कोरोना मरीज कब करे? अगर आपको लगे कि आपकी सैचुरेशन जो है वो कम हो रही है, 94 से कम हो रही है, 90 के पास आ रही है, या आपको सांस चढ़ रहा है, आप खुल के सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो एकदम डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको समय पे ट्रीटमेंट मिल जाएगा, और अगर एडमिशन की ज़रूरत है तो समय पे ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ वार्निंग साइंस हैं जो हम कहते हैं कि अगर आप होम आइसोलेशन में हो तो क्या लक्षण है जिससे हम ये कहें कि आपको एकदम मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत है। एक तो ये है कि आप खुल के सांस नहीं ले पा रहे, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि खुल के सांस नहीं ले नहीं पा रहे, इसको आप अपने सैचुरेशन के साथ भी लिंक करके देखें। कई दफ़ा ऐसे होता है कि लोग घबराहट के कारण उनको लगता है कि मैं घुटन हो रही है, सांस नहीं ले पा रहे, सैचुरेशन 97, 98 होती है, तो कंबाइन करके वो देख लें। लेकिन अगर सांस नहीं ले पा रहे हो खुल के, बेटर रहेगा कि आप मेडिकल एडवाइस लें। अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से कम हो रही है तो भी मेडिकल सपोर्ट लेने की ज़रूरत है। अगर छाती में एकदम दर्द हो रहा है, भारीपन हो रहा है, तो भी आपको मेडिकल एडवाइस लेने की ज़रूरत है। मरीज को हर 4 घंटों में बुखार चेक करना जरूरी है, हर 2 घंटे में ऑक्सीजन लेवल भी चेक करना है। ये दोनों बातें बताएंगी कि हालात बेहतर हो रहे हैं या गंभीर हैं। चौथा सवाल, ऑक्सीजन लेवल कम है, अस्पताल में जगह नहीं है, ऐसे में क्या करें? ऑक्सीजन कम होता है और सैचुरेशन हमारा 93% के नीचे आ जाता है, तो डॉक्टर को पूछ के स्टीरॉयड की दवाई चालू करते हैं। हम ब्लड थिनर की, हिपैरिन या एंटीकोगुलेंट की दवाई चालू करते हैं, और उसके साथ ही घर में कोई ऑक्सीजन की फैसिलिटी होगी तो वहां चालू करते हैं जब तक हमको बेड नहीं मिलता, और एक सीटी स्कैन और कोई खून की जांच भी कर लेते हैं। तो ये चीज डॉक्टर के सलाह के साथ हम कर सकते हैं। हमको पता है कि काफी लोगों को कठिनाई होती है और डर भी जाते हैं, तो बिना डरे सही दवाई अपने डॉक्टर के साथ सलाह करके ले सकते हैं। स्टीरॉयड की जो टैबलेट है उसका इनहेलर भी आता है, उसका इंजेक्शन भी आता है, हिपैरिन का इंजेक्शन आता है इंसुलिन जैसा। पांचवा सवाल, घर में किसी को कोरोना हो जाए तो क्या साथ में रह सकते हैं? घर में कोरोना होना तो अब बहुत ही कॉमन हो गया है। आपने सुना होगा कि आपके फ्रेंड्स फैमिली, हमारे फ्रेंड्स फैमिली में सब जगह कोई ना परिवार में कोई ना कोई है जिसको कोरोना है, तो बिल्कुल उनके साथ ही रहना है, लेकिन आइसोलेट करके रहना है। यानी कि हो सके तो जिसको कोरोना है उसको एक अलग कमरे में रहना है, उनके लिए बाथरूम और कमरा हो सके तो अलग होना चाहिए, और बाकी लोग जो उनके अटेंडेंट्स हैं, जो उनको खाना देंगे और उनकी देखभाल करेंगे, वो अपना ग्लव्स और डबल मास्क पहने, और हो सके तो N95 मास्क पहने वो भी, और जिनको कोरोना हुआ है वो भी। और अगर सिम्टम्स नहीं है जो देखभाल कर रहे हैं तो उनको टेस्ट करने की इस वक्त जरूरत नहीं समझी जाती है, लेकिन अगर उनको भी सिम्टम्स हैं तो उनको भी टेस्ट करना चाहिए। आजकल ये बड़ा एक्सेप्शन होगी अगर कि किसी परिवार में एक व्यक्ति को हो गया और बाकी उससे बच जाएं। अगर वो एक व्यक्ति संक्रमित है एक परिवार में, तो सभी को ये मान के चलना पड़ेगा कि बाकी सब संक्रमित हैं और सभी को आइसोलेशन करना होगा, क्योंकि बात अब उनकी या उनके परिवार की नहीं है, बात उनके शहर की, उनके देश की, पूरे समाज की है।
छठा सवाल, साथ में रह रहे दो लोगों में कोई एक निगेटिव हो जाए तो साथ रहना चाहिए? वेंटिलेशन रखे, पंखे चला के रखें। जो अगर आपकी जो हवा में टर्बुलेंस है, अगर अच्छे से वेंटिलेटेड है, खिड़कियां खुली है, पंखे चल रहे हैं, तो अगर वहां पे कोई आदमी निकल के वहां से गया है तो इतना फिर भी ऐसा नहीं है कि आके आपको वो पकड़ लेगा। इसलिए जो प्रिंसिपल है, जहां भी अकेले भी है, अगर ऐसी जगह पे जहां पे बहुत से लोग आते जाते हैं तो अपना मास्क पहन के रखें, चाहे आप अकेले भी हैं। दूसरी बात यह है कि जहां भी रहे खिड़कियां दरवाजे खुले रख के, वेंटिलेशन प्रॉपर रखे, पंखा चला के रखे, क्लोज जगह को अवॉइड करें, एयर कंडीशन स्पेस को अवॉइड करें जहां तक संभव हो। दोनों साथ रह सकते हैं, लेकिन अपने आप में हाइजीन प्रिकॉशंस बरतने हैं, मास्किंग करनी है और हैंड हाइजीन बरतनी है। लेकिन सेम कमरे में दो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स घर की सिचुएशन में रह सकते हैं। सातवां सवाल, घर में अगर माता पिता दोनों संक्रमित हो जाएं तो बच्चों का कैसे ख्याल रखें? ये कह रहे हैं कि घर में माँ बाप है, खुद हस्बैंड वाइफ है और उनके बच्चे हैं, समझ लीजिए दो, तो ये छह लोग हैं। तो अगर ये 6 लोग हैं तो देखिए, बच्चे और जो हस्बैंड वाइफ हैं, जो मेन मेंबर्स है घर के, उनको अलग रहना चाहिए, और जो माँ बाप हैं जो संक्रमित हैं कोरोना से, उनको एक कमरे में और बाथरूम उनके लिए यूज होना चाहिए। तो जो अलग रह रहे हैं, जो संक्रमित नहीं है, वो अपने नॉर्मल हाइजीन प्रिकॉशंस, मास्किंग और डिस्टेंसिंग तो रखना ही है। और अगर वो सिम्टोमेटिक होते हैं तो उन्हें भी टेस्ट करना चाहिए। और जो सिम्टोमेटिक हैं और जो संक्रमित हैं, वो एक फिजिशियन की गाइडेंस से रहें। आठवां सवाल, पहली वैक्सीन डोज के बाद अगर कोरोना हो जाए तो दूसरी डोज कब लगवानी चाहिए? कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे कोविड हो गया, अब मैं वैक्सीन कब लगा सकता हूं। इसमें जो हमारी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो कहते हैं कि जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएं तो कम से कम 2 हफ्ते वेट करना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स ये कहेंगे कि 4 से 6 हफ्ते के अंदर आप लगा लीजिए, जब तक आपको पूरे लक्षण आपके ठीक हो जाते हैं। तो आपको कोविड से जब आप रिकवर कर जाएं तो वैक्सीन लगाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोविड हो गया तो फिर से नहीं हो सकता और वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी कारणवश आप दूसरा डोज नहीं लगा पा रहे हैं और डोज डिले हो रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ दिन, कुछ हफ्ते आपका सेकेंड डोज डिले हो जाता है तो इसका यह मतलब नहीं कि वैक्सीन इनफेक्टिव है। वैक्सीन तब भी असरदार रहेगी और उससे इम्यूनिटी आपको तब भी मिलेगी। इसलिए दूसरा डोज लगाना जरूरी है। अगर कुछ दिन आगे पीछे डिले हो जाता है, कुछ हफ्ते आगे पीछे डिले हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे लगाने के बाद भी आपका इम्यून सिस्टम जो है वो उसको बूस्टर इफेक्ट देगा। 9वां सवाल, कोविशील्ड की पहली डोज लेने के बाद दूसरी डोज में कोवैक्सीन ली जा सकती है? तो दूसरी डोज आपको जो है वो 3 महीने बाद लगवानी है। आप 2 महीने बाद भी लगवा सकते हैं, क्योंकि 6 से 8 हफ्ते आपकी इम्यूनिटी को उसके बाद नॉर्मल आने में लगते हैं। तो मेरे ख्याल से आप 2 महीने पे लगवा लें। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, जैसे बहुत लोगों जो अभी जिनका ड्यू था और वो अगर 2, 4, 5 दिन इधर उधर हो जाता है तो उसमें ज्यादा चिंता की नहीं है, पर कम से कम 2 महीने का समय आपको देना चाहिए संक्रमण के। 10वां सवाल, कोरोना से ठीक होने के बाद कितने दिन तक आराम करना जरूरी है? होम आइसोलेशन कब डिसकंटिन्यू करनी चाहिए, यह भी एक बहुत जरूरी चीज है समझना। और इसको हम कहते हैं व्हेन विल द पेशेंट स्टैंड डिस्चार्ज्ड एंड एंड होम आइसोलेशन। कब हम ये कह सकते हैं कि अब आप अपने कमरे से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए जो हमारी गाइडलाइंस हैं वो ये कहते हैं कि एटलीस्ट 10 डेज हो जाने चाहिए, जिससे आप पहले सिम्टम से और फ्रॉम डेट ऑफ सैंपलिंग ऑफ एसिम्प्टोमेटिक केस। तो यानी कि अगर आप आज टेस्ट पॉजिटिव हुए, आपको कोई लक्षण नहीं है, तो आपको एटलीस्ट 10 दिन होम आइसोलेशन करने की जरूरत है। अगर कोई लक्षण है तो एटलीस्ट 3 दिन ऐसे होने चाहिए इन 10 दिन में, लास्ट 3 डेज, जब आपको कोई फीवर नहीं हुआ और कोई और सिम्टम नहीं है। तो अगर आपको 6ठे या 7वें दिन के बाद बुखार नहीं हुआ और 10 दिन हो जाते हैं तो आप होम आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं। इसके बाद टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इन बातों का बेहतर ख्याल रखिए। कोरोना से लड़ाई मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बहुत सी छोटी छोटी बातों को जानकर इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ा जा सकता है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।